नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन अगेय की एक प्रसिद्ध कविता है जो नेट जीआरएफ में जोड़ी गई है। यह है दीप अकेला। उसकी व्याख्या से ही चर्चा करेंगे। देखिए, अगेय का जन्म 1911 में और मृत्यु 1987 में हुई थी। वैसे अगर अगेय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कवि परिचय में से आप प्ले लिस्ट में से पढ़िएगा। अगेय का बहुत अच्छे से परिचय बढ़ाया गया, बताया गया है, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब देखिए, अगेय को वेष्टि चेतना का कवि कहा जाता है। अब ये वेष्टि चेतना समवेष्टि चेतना होती क्या है? देखो, वेष्टि होती है व्यक्तिक और समवेष्टि होती है सांसारिक। तो देखिए, प्रगतिवाद जो युग था वो समवेष्टि के रूप में चला, यानी पूरे समाज को लेकर के चला है। वो जैसे शोषित वर्ग जितना भी है उस पूरे समाज के प्रति उन सभी कवियों की अच्छा दृष्टिकोण रहा है। सभी ने अच्छा गुणगान किया है जो शोषित वर्ग है उनका। जबकि अगेय ने जब प्रयोगवाद शुरू किया तो ये वेष्टि चेतना यानी एक व्यक्ति विशेष को आधार बना करके उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की हैं, नए नए प्रयोग किए हैं। इसलिए अगेय को वेष्टि चेतना का कवि कहा जाता है। पढ़ने को बहुत जगह मिलता है अपन को कि अगेय एक वेष्टि चेतना के कवि हैं। अब इसका अलग अलग अर्थ लगा लेते हैं। ये दीप अकेला है, यहाँ पर दीप व्यक्ति के लिए आया है, ध्यान रखना। और इसे भी पंक्ति दे दो, ये पंक्ति है वो संसार के लिए, समाज के लिए आया है। इसी प्रकार ये दीप है वो बूंद का भी प्रतीक मान सकते हैं, और पंक्ति है उसको अपन समुद्र का भी प्रतीक मान सकते हैं। इस प्रकार से काफी प्रतीकों का सहारा लेते हुए प्रयोगवादी कवियों ने कविताएं लिखी हैं। इसीलिए इस युग का नामकरण वो प्रयोगवाद पड़ा था। हर एक वस्तु पर, हर एक चीज पर इन्होंने अलग अलग प्रयोग किए, अलग अलग प्रतीकात्मक अर्थ निकाले। तो अब देखिए, अपन ये कविता पढ़ते हैं। बहुत शानदार कविता है। यह है दीप अकेला स्नेह से भरा, गर्व से मदमाता, इसको भी पंक्ति दे दो। बहुत ही अच्छी बात कही है अगेय ने। देखो, पहली पंक्ति है, यह दीप अकेला स्नेह से भरा, गर्व से मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। इसमें कवि अगेय कहते हैं कि ये दीप अकेला है, कि भाई ये दीप है यानी ये व्यक्ति विशेष है, प्रतीकात्मक रूप से ये व्यक्ति विशेष है, ये दीप है, अकेला है। अर्थात इसमें पर्याप्त स्नेह भरा हुआ है, अर्थात इसमें स्नेह रूपी, दीपक में तो तेल होता है ना, तेल भरा हुआ है। यह है दीप मदयुक्त, गर्व से भरा हुआ है, यानी ये मदमस्त है, गर्व से भरा हुआ है अपने आप में। इसको भी दीपमाला की एक पंक्ति में रख दो, यानी इसको एक दीपमाला की, यानी दीपावली की या दीपमाला की एक पंक्ति में इसको रख दो। ये अकेला है यानी उसको साथ ले लो, कहने का मतलब ये है। भाव एक पंक्ति, इसका कहने का मतलब है कि इसको जब पंक्ति मिल जाएगी दीपक को, इससे पूर्व, पंक्ति से पूर्व वह अकेला था तथा तब एकाकीपन एवं गर्व से भरा हुआ मदमाता था। यानी अकेला था तब वह गर्व से भरा हुआ था और मदमाता था। लेकिन उसके बाद में पंक्तिबद्ध हो जाने के बाद इसका अलग व्यक्तित्व है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अलग इसका कोई व्यक्तित्व नहीं मिला, यानी एक व्यक्ति विशेष अलग रहता है, वो अलग मदमाता गर्व से भरा रहता है। जब उसको समाज में मिला लिया जाता है तो उसका अकेला व्यक्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से दीपक का उसका अकेला व्यक्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार व्यक्ति के पास ये जो व्यक्ति है, आगे देखो, ये है जन गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन करती लाएगा, यह है समीदा ऐसी आग हटीला बिरला ही सुलगाएगा। आगे आगे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है यानी ये जो दीप है वो ऐसे गीत है जिनके पास कोई और नहीं गा सकता। ये है जन गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, यानी ये व्यक्ति एक ऐसे गीत गा सकता है जिसे और कोई नहीं गा सकता और न ही कोई सुना सकता है। कवि आगे कहते हैं कि एक ऐसा गोताखोर है, ये ऐसा पंडुबा, ये एक ऐसा गोताखोर, पंडुबा होता है समुद्र में समुद्र में गोता लगा करके मोती प्राप्त करने वाला, यानी ये एक ऐसा गोताखोर है जो पनडुब्बी यानी डुबकी लगा करके, ये एक ऐसा गोताखोर है जो डुबकी लगा करके पनडुब्बी के समान सागर के गर्भ से यानी समुद्र के गर्भ से सच्चे और मूल्यवान मोती हैं वो हमारे लिए निकाल कर ला सकता है। ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति यही है। सच्चे फिर कौन ऐसी करती लाएगा, ये ऐसा कार्य कर सकता है। ऐसा कर्तृत्ववान अर्थात प्रतिभा वाली
प्रतिभाशाली जो व्यक्ति है वो समाज और कहाँ से प्राप्त करेगा। यानी एक ऐसा पनडुब्बा है, ऐसा गोताखोर है जो कि समुद्र के गर्भ से गोता लगा करके, डुबकी लगा करके और हीरे मोती हैं, वो मूल्यवान हीरे मोती अपने लिए यानी समाज के लिए निकाल करके लाएगा। ऐसा प्रतिभावान यानी ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति समाज को और कहाँ से मिलेगा, समाज ऐसा व्यक्ति कहाँ से लाएगा। यह है समीदा ऐसा ऐसी आगे है हठीला बिरला ही सुलगाएगा। यानी ये व्यक्ति जो है, यह है समीदा ऐसी आग हठीला बिरला ही सुलगाएगा। यानी ये है ऐसा व्यक्ति है जो यज्ञ की वह लकड़ी के समान है, यानी यज्ञ की लकड़ी के समान है जो अग्नि को प्रज्वलित करती है। और लेकिन ऐसा यह मनुष्य अनेक में अकेला, यानी अनेक व्यक्तियों में ऐसा एक ही व्यक्ति ये ऐसा है जो कि यज्ञ की हवन करने की लकड़ी के समान है, जो जिसको सुलगाएगा, प्रज्वलित करेगा, आग उसमें सुलगाएगा। और कोई समाज में कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है जो कि ऐसा कार्य कर सकता है यह अद्वितीय, यह मेरा, यह है मैं स्वयं विसर्जित, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। यह यानी व्यक्ति यानी व्यक्तित्व विशिष्ट है, यानी इस व्यक्ति में एक, सभी व्यक्तियों में एक विशेष व्यक्ति है जो ऐसा कार्य कर सकता है। ठीक है, ये अद्वितीय, ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित है। यह समाज के लिए अपने आप को अर्पण करने वाला है, यानी यह है समाज के लिए अपने आप को समर्पित करने वाला है। यहाँ पर कवि ने यह स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति विशेष जो विचारों से, चिंतन से, लेखन से, नेता या समाज सेवक या फिर कोई लेखक हो सकता है, चिंतन लेखक हो सकता है, नेता हो सकता है, समाज सेवक हो सकता है, वह अपनी विशिष्ट प्रतिभा के अनुरूप काम कर रहा है। यानी उसमें एक विशेष प्रतिभा है, अलग सभी व्यक्तियों के हट के उसमें एक अलग विशेष प्रतिभा है जो समाज को, अपने आप को वो समर्पित कर रहा है। या तो वो चिंतन लेखक है, या फिर नेता, या फिर कोई समाज सेवक है। यह दीप अकेला स्नेह से भरा, गर्व भरा मदमाता, इन्हें भी पंक्ति दे दो। उसका व्यक्तित्व विकसित और अद्वितीय है, यह अद्वितीय, ये है मैं स्वयं विसर्जित है। इसका व्यक्तित्व वो विकसित और अद्वितीय है, इसे पंक्ति दे दो। अपनी गरिमा को नष्ट, इसकी गरिमा को नष्ट नहीं होएगी, साथ ही कहीं नहीं वह जा सकता है। उसका सामाजिक उपयोगिता इतनी होगी, यानी इसकी समाज में बहुत आवश्यकता है, इसलिए उसको भी समाज में मिला लो। कवि एक आगे जो हैं वो एक दीपक के माध्यम से व्यक्ति विशेष का प्रतीकात्मक अर्थ इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। यह मधु स्वयं काल की मौन का युग संचय है, ये गोरस जीवन काम धेनुषा अमृत पूत पिए है। देखिए आगे कवि है वो आगे कहते हैं, व्यक्ति की महत्ता का वर्णन करते हुए आगे आगे कह रहे हैं कि ये प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो कि काल रूपी मधुमक्खी के समान युग रूपी मधु का संचयन करेंगे। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचयन करेंगे। यानी एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है अपने समाज में जो कि काल रूपी मधुमक्खी के समान युग रूपी मधु का संचयन करेंगे, यानी एक नए युग का निर्माण करेंगे। यह गोरस जीवन है, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पिए है। यह ऐसा व्यक्ति है जो जीवन रूपी कामधेनु से अमृत के समान, अमृत तुल्य पवित्र दूध, दही, मक्खन निकाल करके समाज को तृप्त करेंगे। यानी एक ऐसा व्यक्ति है अपने समाज के लिए जो जीवन रूपी जो कामधेनु है उससे प्राप्त होने वाला, जैसे कामधेनु से अमृत के समान दूध है, दही है, मक्खन है, यह प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है जीवन रूपी कामधेनु से अमृत के समान, अमृत तुल्य पवित्र पवित्र अच्छी अच्छी दूध है, दही या मक्खन आदि निकाल कर समाज को देंगे, जिससे समाज की क्या होगी, तृप्ति होगी, समाज की भलाई होगी उसमें। यह अंकुर फोड़ धरा का रवि को ताकता निर्भय है। यानी ये ऐसे इतने महान कार्य करेगा जिससे समाज लाभान्वित होगा। ये व्यक्ति एक नए अंकुर के समान है, ये व्यक्ति एक नए अंकुर, जिस प्रकार से एक नया बीज अंकुरित होता है जो धरा को फोड़ करके सूर्य की तरफ ताकता है, उसी प्रकार ये व्यक्ति एक नए अंकुर के समान विकसित है। जो व्यक्तित्व है इसका व्यक्तित्व बहुत ही लुभावना, यानी अपने को आकर्षित करने वाला प्रतीत होता है। युगों की साधना के परिणाम स्वरूप ही वह है एक स्वयं प्राकृत है, स्वयंभू है और स्वयं अयुत है। वे स्वयंभू है, अपने आप को करने वाला, प्रकृत है और साक्षात एक ब्रह्म के समान प्रतीत हो रहा है। अयुत यानी एक समय स्वयं ब्रह्म के समान ये प्रतीत होता है। जिस तरह धरती को फोड़ करके एक पौधा निर्भय होकर के सूर्य की तरफ निहारता है, उसी तरह ये व्यक्ति समाज को सभी प्रकार से प्रभावित करने वाला है, करता है। इसीलिए कवि
ये कामना करता है कि उसे भीड़ का हिस्सा मत बनने दो और स्वतंत्र रूप से उसे शक्ति संचयन करने दो। यानी वो एक भीड़ का हिस्सा नहीं होगा बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति का संचयन करने वाला है। आगे कवि कहते हैं कि ये एक विशिष्ट व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में खड़ा कर दो, अर्थात उसे समाज को सौंप दो। यह व्यक्ति गर्व से मदमस्त है और शक्ति से युक्त है। यानी ये शक्ति से युक्त है, गर्व से मदमस्त है। ये दीप अकेला स्नेह भरा गर्व से मदमाता, इसे भी पंक्ति दे दो। यानी इसे समाज में शामिल कर लो, समाज की मुख्य धारा में शामिल कर लो, क्योंकि समूह में मिलकर एक दीप रूपी व्यक्ति और अधिक प्रकाश फैलाएगा। समूह में मिलने के बाद में उसका और अधिक प्रकाश होगा, वरना वो एक जगह टिमटिमाता अलग ही दिखाई देगा। उसका प्रकाश है वो किसी को नजर नहीं आएगा। यही बात इस पद्यांश में अपने को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आगे जी। नेक्स्ट देखो, यह है विश्वास नहीं जो अपनी लघुता। बहुत अच्छा पद्य है, अक्सर ये पंक्तियां परीक्षा में पूछी भी जा सकती हैं। ये पंक्तियां तो अच्छे से याद रखना, आगे की जो पंक्तियां हैं वो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कवि इस पद्यांश में अपन को ये बताना चाह रहे हैं कि संघर्षशील विलक्षण व्यक्ति जो अपने ऊपर इतना अटूट विश्वास और अपने लघुता का अनुभव होते हुए, अपने आप पर इस व्यक्ति विशेष को इतना विश्वास है, अपनी लघुता का उसे पता है, यानी अपने लघुता का, अपनी कमजोरी का अनुभव होते हुए भी अपने जीत का विश्वास होता है। इसको अपने आप पर पूर्ण विश्वास है, उसको अपनी कमजोरी का पता है, फिर भी अपनी जीत पर पूरा विश्वास होता है। अर्थात वह अपने स्वभाव के अनुरूप, यानी अर्थात अपने अभाव को जताते हुए वह विश्वास के बल पर ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यानी अपने अभाव को वो जानता है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, परंतु फिर भी इसके अंदर एक अलग शक्ति है, अलग विश्वास है, जिसके बल पर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने को का प्रयास करता है। और असफल होते होते एक दिन सफलता के शिखर को वो प्राप्त कर लेता है। वह अपनी लघुता में भी कांपते नहीं, यानी ऐसे व्यक्ति होते हैं उसे अपनी कमजोरी में भी वो डगमगाते नहीं हैं, स्वयं कष्ट पीड़ा उठाते हैं, स्वयं होते हैं वो अनेक प्रकार की कष्ट और पीड़ाएं हैं वो उठाते हैं, को स्वयं उसी ने नापा। स्वयं अपने आप की कष्ट पीड़ा को उठाते हैं, निंदा अपमान तिरस्कार है वो सब कुछ सहन भी करते हैं। कृत्य अपमान अवज्ञा धुंधुआते कड़वे तम में, ये सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र हैं। उसको अपनी सारी कमजोरी का पता होने के बाद में भी स्वयं कष्ट और पीड़ा उठाते हुए समाज की निंदा अपमान तिरस्कार सब प्रकार की बातें वो सहन करते हैं। और सदैव प्रेम की लालिमा उसमें झलकती रहती है। सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र हैं। सदा उसके जीवन में जो है प्रेम की लालिमाई झलकती हुई दिखाई देती है। वह अपने बाहु फैलाकर सदैव सहायता के लिए अवलंबन बाहु वह चीर अखंड अपनाता। वह सदैव समाज की भलाई करने के लिए अपने भुजाएं फैला करके सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। वह नित्य जिज्ञासु प्रबद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भी भक्ति को दे दो। आगे कवि इसमें कह रहे हैं जिज्ञासु प्रबद्ध सदा श्रद्धामय, उसको भी भक्ति को दे दो। इसमें कवि ये कहते हैं कि वे सदा हमेशा सबको सतत अपनाने के लिए तैयार रहते हैं और अपने जीवन जानकारी के लिए उत्सुक रहते हैं, यानी नित्य अपनी जानकारी के बारे में बताने के लिए वो तैयार रहते हैं। ऐसे लोग सदा जिज्ञासु रहते हैं, प्रबुद्ध रहते हैं और श्रद्धावान होते हैं, हमेशा किसी की सहायता करने के लिए वो तैयार रहते हैं। ऐसे मानव को भक्ति दे दो, अर्थात समाज को समर्पित कर दो। ऐसे व्यक्ति को इस तरह से कवि ने अपने वेष्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का गुणगान किया है। वेष्ट व्यक्तित्व यानी अपनी महिमा रखने वाले व्यक्तियों का गुणगान किया है। वे सबसे अलग और एकाकी होते हैं, होते हुए भी समाज के हित में पंक्तिबद्ध होने को स्वीकृत हैं, अर्थात समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यानी वो हमेशा समाज सेवा के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, किसी भी समय समाज सेवा करने के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज की धाराओं से अलग मत करो। इसमें वेष्टि चेतना का कवि इसी कारण से आगे को कहा गया था, ध्यान रखना इस बात को। बहुत अच्छी कविता है, अक्सर तो इसकी पंक्तियां पूछी जाती हैं, पंक्तियां भी याद रखिएगा। अगर व्याख्या से संबंधित कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। एक छोटी सी व्यंग्यात्मक कविता है, ये भी अक्सर पूछ ली जाती है परीक्षाओं में। सांप, इसका शीर्षक भी यही है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया,
एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। बस ये इतनी सी बड़ी कविता है। कवि इसमें व्यंग्यात्मक कविता है, आपको मैं बता चुका हूँ। मतलब व्यक्ति को व्यंग्य किया है सांप के माध्यम से। प्रतीकात्मक रूप से ये जो सांप है वो व्यक्ति के लिए कहा गया है। कवि कहता है कि अरे सांप, तुम नगर में बसना तुम्हें आया नहीं है, कि तुम नगर में तो बसना सीखे नहीं हो अभी तक, तुम कभी सभ्य भी नहीं कहलाई, फिर भला तुमने ये जहर कहाँ से पा लिया। यानी तुम कभी सभ्य भी नहीं कहलाई, यानी तुम सभ्य व्यक्ति थे और नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया था। फिर तुम भला ये जहर कहाँ से प्राप्त कर लिया, फिर तूने ये जहर है वो कहाँ से प्राप्त कर लिया, डसना कहाँ से सीख लिया, कहाँ से प्राप्त कर लिया। क्योंकि ये जहर उगलने वाले डसने वाले कार्य तो तथाकथित शहरी लोगों का, यानी जो डसने का कार्य है, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी का कार्य है, दुष्व्यवहार है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, वो तो सारे शहरी लोगों के काम है। परंतु तू तो शहर में तो तुम्हें बसना ही नहीं है, नगर में तूने बसना सीखा ही नहीं, तो ये डसना कहाँ से सीख लिया। अर्थात शहरों के जो लोग होते हैं वह दूसरे के हितों के साथ कुठाराघात करते हैं, दूसरे के साथ धोखाधड़ी करते रहते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। अपने छोटे से लाभ के लिए दूसरों को बड़ा भारी नुकसान भी वो लोग पहुंचा सकते हैं, उनको कोई किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता है। ये सारे अवगुण और दुष्प्रवृत्तियां वो शहरी लोगों में देखी जाती हैं। लेकिन सांप तो जंगल का प्राणी है, संभवतः वह शहरियों के संपर्क में आ गया। संभवतः ऐसा लगता है कि ये जंगल का प्राणी भी शहरी लोगों के संपर्क में आ गया, इसलिए उसी की भांति वह डसना और जहर उगलना वो सीख लिया। इस कविता के द्वारा कवि जो है सांप का प्रतीक लेकर के आधुनिक युग की नगरीय जो सभ्यता यानी शहरी सभ्यता उस पर व्यंग्य प्रस्तुत किया है, जिसका आधार पूंजीवादी व्यवस्था तथा शोषण उसे सुरक्षित रखने का एक अधिकार या हथियार माना गया है। इस प्रकार से ये व्यंग्यात्मक कविता है। अक्सर परीक्षा में ये पूछी जाती है पूरा का पूरा पद्य ये किसका है, तो ध्यान रखना आगे का है। और ये व्यंग्यात्मक कविता, कई बार इसका यूं भी पूछ लिया जाता है कि सांप किस प्रकार की कविता है, तो व्यंग्यात्मक कविता है। तो आशा करता हूँ आपको ये दीपक अकेला और सांप ये दोनों कविताएं अच्छे से समझ में आई। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई पंक्ति में आपको अनुवाद से संबंधित कोई समस्या हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।